सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बोलचाल टीवी। आज हमारा अगेन एक बॉडी बिल्डिंग स्पेशल और उसके साथ हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज यूज एंड मिस यूज ऑब्वियसली ऑफ स्टीरॉइड्स। तो हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़ चुके हैं मिस्टर सिद्धांत सिंह जम्वाल, जो JNK को स्टेट और नेशनल के काफी कॉम्पिटिशन्स में ऑफ बॉडी बिल्डिंग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो उनसे हम बात करेंगे इन चीजों के बारे में। तो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और आप कैसे हो? आई एम फाइन और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जब भी किसी का भी इंडिया में, और मैं काफी बार बोलती भी हूँ ये, कोई भी नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से करियर बनता है तो उसकी एक स्टोरी रहती है पीछे। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई बॉडी बिल्डिंग में? देखिए एक्चुअली मेरी जो जर्नी है ये बहुत पहले से, आई थिंक जब मैं बचपन से ही मेरी शुरू हो गई थी। मेरे फादर जो हैं उन्होंने काफ़ी वर्कआउट वगैरह जिम अपने टाइम पे बहुत किया हुआ है, तो मैं उन्हें देखते देखते इंस्पायर हुआ था इससे। तो मैंने काफ़ी टाइम उन्हें देखता रहता था, वो जिम करते रहते थे। मैं छोटा था, वो जब वर्कआउट करते थे मुझे अपने साथ थोड़ा वर्कआउट करवाते थे, एज अ जो बच्चे को खुश करने के लिए होता है। लेकिन मुझे ये था कि मुझे बड़े होके ऐसी फिजिक ऐसी बिल्ड करनी है। तो मैं बहुत ना ईगर रहता था उसके लिए कि मुझे जिम ज्वाइन करना है ये वो। लेकिन मेरे फादर मुझे जाने, एक इंडियन मेंटेलिटी ये रहती है कि आप जल्दी जिम ज्वाइन करोगे तो आपकी हाइट ग्रोथ नहीं होगी, तो वो रहता था। तो आई थिंक मैंने जब 12th की थी, मैंने 12th का लास्ट एग्जाम दिया था एंड द नेक्स्ट डे आई ज्वाइन जिम। तो मैंने वर्कआउट वगैरह शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे शुरू से बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो वहाँ जहाँ मैंने जिम ज्वाइन की थी वो थोड़ा पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा वहाँ पर था। तो वो मुझे पावर लिफ्टिंग करवाना चाहते थे। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे छोड़ के अभी भी इतनी नॉलेज नहीं है इस फील्ड को लेके, ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, कि जिसको होगी वो शेयर नहीं करेगा। तो उस टाइम पे भी मैं जब पूछता था तो ज़्यादा कुछ मेरे को पता चलता नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, अभी जैसा चल रहा है पावर लिफ्टिंग के साइड जा रहा है तो पावर लिफ्टिंग की साइड जाते हैं। तो मैंने थोड़ा पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स खेले थे उस टाइम पे। देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता, मेरा तो था मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो मैंने थोड़ा इंटरनेट पे थोड़ा उसे सर्च करना शुरू किया, वहां से थोड़ा देखना शुरू किया कि क्या है कैसे होता है। तो बहुत मैंने उस टाइम पे फिर एक दो कंपटीशन खेले थे, एज अ नेचुरल खेले थे। तो उसका उतना अच्छा आउटकम आया नहीं था। तो उस टाइम पे ना मैं स्टूडेंट था, ना इतना हमारे पास, ना कुछ फाइनेंशियली हम इतने थे ठीक थे कि हम बॉडी बिल्डिंग आगे परस्यू कर सकते थे। तो फिर मैंने उसे नॉर्मल जिम की तरह चलने दिया और साथ में अपनी जॉब वगैरह शुरू की। देन जब मुझे लगा कि मेरे को अब ये हाई टाइम है, इसके बाद नहीं हो पाएगा, तो मैंने उस टाइम पे क्या किया कि अपना साइड बाय साइड जिम बॉडी बिल्डिंग का शुरू किया। एक ट्रेनर हायर किया, पर्सनल ट्रेनर होता है वो आपको बताता है सब कुछ, तो उससे हायर किया। तो उससे जो जो उससे सीखा, कुछ अपना था जो पता था वो करके मैंने फिर कॉम्पिटिशन्स खेलने शुरू किए। देन आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टेट के कॉम्पिटिशन खेले, फिर नेशनल खेले। फिर मैंने स्टेट में एक ओवरऑल जीता था, नेशनल में मैंने ब्रोंज मेडल लिया हुआ है। नेशनल मैंने ऐसे भी एक दूसरी फेडरेट, मतलब काफी फेडरेशन से मैंने खेला हुआ है। तो फिर मैंने देखा कि ये इस दौरान ही, जो आज के जैसे हम टॉपिक है जो स्टीरॉइड्स का यूज एंड मिस यूज है, इस दौरान मुझे काफी ये चीजें पता चली हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे छोटे से छोटे बच्चे जो हैं वो इसका मिस यूज कर रहे हैं, या जो बॉडी बिल्डर्स है उन्हें नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली। मेन जो है यहाँ पर ना, नॉलेज का बहुत इशू है। यहाँ पर आपको ये नहीं पता है कि क्या क्यों लेना है, कैसे करना है, उसका क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसका पोस्ट साइकिल थेरेपी क्या है, वो यहाँ पर किसी को उतनी नॉलेज है नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा होना शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे कि इंटरनेट पे थोड़ा ट्रेंड होना शुरू हुआ है, तो फिर थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत मिस यूज होता है इसका, बहुत ट्रेनर्स जो है अपने स्टूडेंट्स को मिस यूज करवाते हैं तो इसका। मैं ट्रेनर्स के ऊपर ही नेक्स्ट आ रही थी। जैसे ट्रेनर्स की जो एक इमेज है ना, ये है कि ट्रेनर्स जनरली आपको अकेडमीज में मिलते हैं, जिम्स में नहीं मिलते। एक जिम कल्चर का ये एक रूल ही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि एक अच्छे ट्रेनर की इम्पोर्टेंस, और आप कैसे फाइंड कर सकते हो अपने लिए एक अच्छा ट्रेनर? क्योंकि जनरली तो आप जिम में वॉक इन करते हो तो आपको 4 लोग दिख जाते हैं हैवी हैवी डंबल लगाते हुए विदाउट एनी सेंस। तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए ट्रेनर जो है ना, जिम का क्या है कि बेसिक नॉलेज जो है ना वो, आप आज लड़का ज्वाइन किया है, हफ्ते के बाद उसे बेसिक नॉलेज हो जाएगी। मैंने
चेस्ट की वर्कआउट में ये करना है, मैंने ट्राइसेप्स के वर्कआउट में वो करना है, मैंने लेग्स में ये करना है, इतना वो तो सबको पता होता है। मेन क्या है कि इसमें बॉडी बिल्डिंग जो है ना, वो मेन डाइट की एक्सरसाइज, जो भी ये चैंपियनशिप है, जो भी ये कॉन्टेस्ट है, ये सब डाइट के ऊपर है। आप डाइट को कैसे फॉलो करते हैं, डाइट और एक्सरसाइज को सिंक्रोनाइज कैसे करते हो, वो काफी जरूरी है इसमें। और ये चीजें जो ये ट्रेनर्स हैं, ये आपको जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स होंगे वहीं से आपको ये मिल सकते हैं, जैसे एकेडमी से आपको ये ट्रेनर्स मिल सकते हैं। आजकल तो काफी सोशल मीडिया का काफी जमाना है, तो आप इंस्टा पे सर्च कर सकते हो, काफी फॉलोअर्स होते हैं इंस्टा पे, आपको बहुत सारे दूसरे ट्रेनर्स भी मिल जाएंगे जिनको खुद कोई नॉलेज नहीं है, उनके फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन वो मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको वहां पर कुछ पैसे, वो आपको खुद फिल्टर करना है उसमें से, कि आप, अब देखो, अब यार किसी को भी ना पहचानने के लिए आपको खुद ही करना है, कोई आपको गाइड नहीं करेगा कि कौन अच्छा ट्रेनर है, कौन बुरा ट्रेनर है, क्या है। बस आपका ये देख लो कि आप जो उससे ट्रेन कर रहा है, जो उसके स्टूडेंट्स है, उनका क्या आउटकम है, जो दूसरे से ट्रेन कर रहे हैं उसका क्या आउटकम है, वो आप डिफ्रेंशिएट करो, और आपको वहीं से अपने लिए जो एक सुटेबल ट्रेनर होगा उससे बात करके, उसकी, अच्छा, उसके बात करके उसकी मेंटेलिटी, सीधी बात है, जो बंदे की मेंटेलिटी है उससे पता चल जाता है बंदा कैसा है। बिल्कुल। तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी मेंटेलिटी कैसी है, वो एज ए मनी पर्पस ज्यादा लालची के लिए वो कर बोल रहा है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसे ये भी खा लो तो आपको ऐसा हो जाएगा, या वो आपके साथ प्रोफेशनली वैसा चलना चाहता है। अगर वो प्रोफेशनली वैसा चलना चाहता है, तो देन ही और शी इज द राइट राइट चॉइस। तो सबसे पहले आपके भी कुछ कंपटीशन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। तो आपका फर्स्ट कंपटीशन या आपको कोई भी इन जनरल जितने भी आपने पार्ट लिया है अभी तक, कोई मेमोरी है कंपटीशन की व्हिच यू कीप इन योर माइंड? हम्म वैसे तो मैंने कॉम्पिटिशन्स में काफी में पार्ट लिया हुआ है, काफी में जैसे बोलते हैं कि पार्शियलिटी बहुत हुई हुई है। ओके। ये क्या है ना, ये आप ओलंपिया लेवल पे चल जाओगे ना, वहां पर भी पार्शियलिटी भी होती है, बट ये होता है कि जो जजेस होते हैं ना, हर एक जज का अपना डिसीजन होता है, तो उसका जो भी रहेगा वो आउटकम रहेगा, वो जजेस के डिसीजंस पे होता है। लेकिन हमारे इंडिया में ना पार्शियलिटी बहुत है। हम्म। हमारे इंडिया में फेडरेशंस अलग अलग हैं। अब कुछ फेडरेशंस ऐसी हैं कि जो अपना ही, जो उनका स्टूडेंट होगा, जिम स्टूडेंट होगा, या उनका अच्छा हाँ, उसमें क्या होगा, जैसे फेडरेशन से कोई ना कोई ट्रेनर जुड़ा होगा, और जो उसका स्टूडेंट होगा उसे ही वो हाई प्लेस पे करेंगे, ठीक है, ओके। ताकि वो उसके साथ, उनके साथ जुड़ा रहे, उसे प्लेसिंग पड़ रही है, और वो अपना पैसा कमा रहे हैं ट्रेनर्स वहां से, तो वो उसे हाई प्लेस करेंगे। ये पार्शियलिटीज वगैरह रहती है। बट हाँ, मेरा एक जो अच्छा, जो कहते हैं एक एक्सपीरियंस था, जो वो आयरन रश क्लासिक हुआ था यहाँ पर, आई थिंक 2022 में, जो मैंने लास्ट खेला था, आयरन रश क्लासिक जम्मू में हुआ था। उसमें वो जो वहां पर मेरा ऑब्वियसली जो था ओवरऑल नहीं था, ओवरऑल किसी और को मिला था। अब मैं उसे पार्शियलिटी वगैरह कुछ नहीं कहूंगा, वो जजेस का डिसीजन था। लेकिन ये था कि वहां पे जो ऑडियंस का जो हम्म। रिएक्शन था, एक जो होता है ना कि जजेस का रिजल्ट एक अलग चीज है, लेकिन जो ऑडियंस आपको जो बिल्कुल, जो बूस्ट बूस्ट मिल करती है, जाता है हाँ, उससे। वो एक अलग चीज है, वो आपके लिए बहुत कुछ है। मतलब एक इंसान अगर स्टेज पे चढ़ रहा है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए स्टेज पे रह रहा है, तो ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है। उसमें से कुछ लोग मेरे जानने और पहचानने वाले 5-6 लोग होंगे, बाकी आई थिंक 70-80 जो थे वो तो मुझे जानते भी नहीं थे। तो वो मैं, अगर मेरा ट्रक नंबर शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इसे इसे जीतना चाहिए, मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मतलब आप कॉम्पिटिशन्स के बारे में ये बोल रहे हो कि पर्सनल बायस अलग बात होती है, लेकिन पार्शियलिटी अलग बात हाँ, होती है। पर्सनल बायस अलग जज चीज। को हो सकता है कोई एस्थेटिक अपना पसंद हो, लेकिन उसका कोई कनेक्शन है, हाँ, उसके थ्रू वो जिता रहा है, वो वो एक तो अलग मैंने बात है। वो मैंने जो पर्सनल बायस चीज वो जो है, वो तो मैंने पार्शियलिटी वगैरह वो मैंने फेस किया हुआ है। वो मैंने काफी कॉम्पिटिशन्स पे किया हुआ है। यहाँ पर एक फेडरेशन है, सब जानते हैं, गवर्नमेंट एफिलेटेड पहले बोलते थे, लेकिन अब हम्म। नहीं है वो गवर्नमेंट एफिलेटेड। पहले कहते थे गवर्नमेंट एफिलेटेड है, जॉब लगेगी, किसी की लगी नहीं वैसे। तो सब जानते हैं कौन सी फेडरेशन है। अगर मैं चाहूँ तो मैं नाम ले सकता हूँ, मैं ऐसे डरने वाला कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी, चलो, क्योंकि सबको पता ही है कौन सी फेडरेशन है वो। हाँ। तो वो बहुत पार्शियलिटी वहां पर होती थी। वहां पर उनका क्या होता था, मैं आपको देखिए, अब बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है ना, हर वेट कैटेगरी का अलग compete करते हैं, अलग, जैसे 55 to 60, 60 to हाँ, जैसे 65, पावर हाँ, लिफ्टिंग में भी वही होता हाँ, है, हर वेट एक कैटेगरीज हर के एक साथ कैटेगरीज compete का होता है। करते हो आप। जो जो गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं हर कैटेगरी में, फिर उनका उनकी फाइट होकर एक ओवरऑल चैंपियन बनता है। तो ओवरऑल चैंपियन के बाद क्या रहता है उनका,
उनमें क्या, मैंने उनकी जो पार्शियलिटी देखी हुई है, मैंने उसके बहुत सारे कंपटीशन देखे हुए हैं। उनके साथ मैं नेशनल खेलने में गया हूँ, मिस्टर इंडिया खेलने गया हूँ, फेडरेशन कप खेलने गया हूँ। तो वहां पे पता क्या रहता है उनका, रहता है एक जो हैवी कैटेगरी का बंदा है ना, जैसे 65 to 70 का जो बंदा है, वो 60 और 65 के बीच में अपना बंदा डालेंगे। ओके, वेइंग तो उनके ऊपर ही होता है, ठीक है ना। वेइंग तो हम हमारे सामने वो वेइंग करते, करते हैं। जो हमारे सामने होता है जिन बंदों का होता है, ठीक है, जो अपने बंदे होते हैं उनका वो हमारे सामने नहीं करेंगे। तो उसको क्या करेंगे, हैवी कैटेगरी। ऑब्वियस ही बात है, जो यार जो 70 किलो का मसल है, वो 60 किलो के मसल के साथ तो लड़ नहीं सकता ना। नहीं लग सकता। तो 70 किलो वाला तो जीतेगा जीतेगा, 60 किलो वाला बेचारा क्या करेगा वहां पे। अब हम ओवरऑल में डाल रहे हैं, अब आप कभी भी देख लो, ओवरऑल चैंपियन जो रहेगा ना, वो मैक्सिमम हैवी कैटेगरी या मिडिल कैटेगरी का होता है। लो कैटेगरी का ओवरऑल चैंपियन नहीं बनता, उसका उतना मसल मास नहीं है। तो वो वही चीज है, वो तो तुम अपना एक हैवी कैटेगरी का बीच में रखोगे, तो वही वो ये दिखाने चाहते हैं कि हम फेयर हैं, हमारा डिसीजन फेयर है, ये देखो ये सीधे चैंपियन दिख रहा है उनमें, बिल्कुल। सब में। लेकिन उन्होंने वो पहले से वहां प्लेस किया होता है, तो ताकि वो किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये अनफेयर है, नहीं। लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिन्होंने ये प्रोफेशन खेला हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, उन्हें पता होता है कि ये हमसे ऊंची कैटेगरी का है या हाँ, हमारी कैटेगरी का है, वो सब पता होता तो फेडरेशंस के बारे में मुझे खैर इतना पता नहीं था, तो मैं उसी के बारे में नेक्स्ट पूछूंगी कि फेडरेशंस का क्या इशू होता है आपस में? सेम स्टेट की फेड मतलब मल्टीपल फेडरेशंस का इशू होता है, या आपस में स्टेट्स की फेडरेशन का भी इशू होता है? है। सेम जो ये सेम स्टेट की जो मल्टीपल फेडरेशन होती है ना, इनका इशू होता है। ओके। एक तो क्या है कि ये बहुत है, जैसे कि जिस फेडरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये बहुत है कि अगर आपने हमारी फेडरेशन में खेलना है, तो आप और किसी फेडरेशन में नहीं खेल सकते। तो तो मतलब अगर हाँ, कोई और फेडरेशन कंपटीशन करवाती है, आप उधर नहीं जा उधर नहीं सकते? जा सकते, आपको वो बैन कर देंगे। अब उस फेडरेशन का ये बहुत था कि ये गवर्नमेंट एफिलेटेड है, यहाँ से जॉब लगेगी। तो ऑब्वियसली जो एथलीट है, वो यही अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यही सोचेगा कि मैं दूसरे में नहीं जाऊं, मैं इसी में खेलूं। वो अपनी मोनोपोली बना लेते हैं कि हमारा एथलीट इसी में खेले, दूसरी में ना जाए। लेकिन क्या है कि वैसा है नहीं है, वो जो फेडरेशन है वो नहीं है। वो साउथ में गवर्नमेंट एफिलेटेड है, लेकिन वो जम्मू में नहीं है। जम्मू में काफी लड़के हैं जिन्होंने गोल्ड निकाला हुआ है, मेरा नोन थे, वो पहले वो कहीं और नहीं खेल रहे, अब वो उसने दूसरी फेडरेशन में खेलना शुरू किया है, क्योंकि उसे वहां कोई जॉब नहीं मिली, कोई कुछ नहीं हुआ। ये पता है क्या है, ये क्लियर नहीं करते हैं। जो एथलीट है उसे भी अंधेरे में रखा हुआ है, उसके साथ भी गलत। अब देखो, एथलीट ने मेहनत की है, पूरा साल लगा के अगर मेहनत की है, बॉडी बिल्डिंग जो बहुत एक्सपेंसिव गेम है, बहुत एग्जैक्टली। एक्सपेंसिव है, बहुत पैसा खर्च होता है। बंदे ने इतना पैसा लगाया है, इतनी मेहनत की है, इतना अपने आप को भूखा रखा है, जो भी मेहनत उसमें लगती है, जो भी किया उसने, फिर आप बोलो नहीं आप हमारा कंपटीशन खेल सकते हो, दूसरा नहीं खेल सकते। ये कहाँ की स्पोर्ट्समैनशिप है यार। अब हम इंडिया को बोल दें जी आप ये आईपीएल खेल सकते हो, तो आप वर्ल्ड कप नहीं खेलने हाँ। जाओगे, वो थोड़ी ना हो सकता है। आप जितनी चैंपियनशिप्स हैं, आप चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे हो, जो भी खेल, सब खेल रहे हो। वैसे ही एक बॉडी बिल्डर होता है, उसने अगर मेहनत की है, उसका चलो यहाँ एक तो आप अपनी उसमें प्लेस नहीं डाल रहे हो उसे, ठीक है ना, उसके साथ पार्शियलिटी कर रहे हो, तो उसका वैसे ही मोरल डाउन हो जाता है। तो दूसरी में तो आप जाने नहीं दे रहे उसे, तो अब वो दूसरी में नहीं जा रहा, वहां पे भी उसका मोरल डाउन हो गया, तो फिर वो कहाँ बेचारा क्या करेगा। वो तो यही बोलेगा यार बॉडी बिल्डिंग में कुछ रखा नहीं हुआ, छोड़ो इस प्रोफेशन को, इसको नहीं खेलना। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसे हमारे बॉडी बिल्डर्स बहुत सारे हैं जो इस प्रोफेशन को छोड़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है अभी इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है कि मतलब जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का कल्चर अभी अच्छा है? इंडिया में जो, अगर दिल्ली ले रहे हैं हम, दिल्ली मुंबई, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। यहाँ पर है, बहुत अच्छा है। एक तो क्या है कि नहीं, एक तो वहां पर अगर हम दूसरी चीज लें तो वहां पर मिसगाइडेंस भी बहुत है। हम्म। देखो, जहां पर आपको कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, वहां पर आपको बुरी चीजें भी मिलेंगी। तो वहां पर मिसगाइडेंस भी बहुत है, लेकिन क्या है कि उनका वहां पर क्या है कि जो एक बॉडी बिल्डर है ना, उसको एक रिकॉग्निशन मिलती है, वहां पर उसे स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, अच्छी स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है, जो उसे हेल्प करती है आगे compete करने में। एक बॉडी बिल्डर के लिए एक स्पॉन्सरशिप बहुत मायने रखती है। एक अमाउंट उसे मिलता है, एक कुछ सप्लीमेंट उसे जो स्टैग वगैरह मिलता है, उससे क्या होता है कि उसका फाइनेंशियल जो रहता है ना, उसमें उसे बहुत, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में जैसे आपको बोला बहुत एक्सपेंसिव गेम है। बंदे का यही रहता है कि थोड़ा मैं कहीं से हो जाए, मेरी हेल्प हो जाए या कुछ हो जाए। अगर आप आउट ऑफ इंडिया चल जाओगे, तो वहां के जो बंदे हैं, अगर उन्होंने एक बार कोई अमेच्योर कंपटीशन जीत लिया है या कोई प्रो कार्ड जीत लिया है, तो उनके पास इतनी स्पॉन्सरशिप होती है, इतना पैसा उन्हें स्पॉन्सरशिप वाले देते हैं कि उन्हें अपने से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो स्पॉन्सरशिप से ही अपनी जो भी तैयारी होती है, जो भी प्रेप करते हैं, उसके बाद वो कंप्लीट करते हैं। तो ये चीजें जम्मू जम्मू में तो ये बिल्कुल नहीं है। इंडिया में थोड़ा बहुत है, ये दिल्ली मुंबई की साइड है। वो अभी जो मैं कहूंगा वो स्टेट्स अच्छी हैं। हम्म। साउथ में भी अगर हम देखें तो साउथ में ये नहीं है कि स्पॉन्सरशिप्स वगैरह उतना नहीं है, लेकिन साउथ में क्या है कि आप अगर कोई कंपटीशन खेल रहे हो, उसका प्राइज मनी बहुत अच्छा होगा। ओके। यहाँ पर जम्मू में तो आपको प्राइज मनी तो दे के राजी नहीं है कोई। प्राइज मनी के नाम पे आपको 1,000 2,000 कुछ ऐसे दे देंगे, और इंसान ने अपनी बॉडी पे कितना लगाया होता है वो उसे खुद ही पता होता है। तो साउथ में क्या है कि उनकी प्राइज मनी बहुत हाई होती है। अभी रिसेंटली दिल्ली वगैरह में भी जो कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, बिग फिट क्लासिक अभी हुआ है, ओके। पिछले साल भी हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छी प्राइज मनी रखी हुई है। लैक्स में होती है, समथिंग आई थिंक 8 lakhs 9 lakhs ऐसे करके प्राइज मनी मिलती है। तो वो एक है कि एथलीट को कुछ लग रहा है कि हाँ मैं किसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ मुझे मिल रहा है। तो जैसे हमारा पावर लिफ्टिंग का पिछला था जो पॉडकास्ट, तो उसमें भी हम बात कर रहे थे कि पावर लिफ्टिंग भी बहुत एक मनी ओरिएंटेड गेम है, पैसा बहुत लगता है उसमें। तो स्पॉन्सर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं स्पॉन्सर्स को एक ही मैसेज देना चाहूंगा। देखिए, आप अगर कोई ब्रांड लेके अपना आ रहे हैं, आपका ब्रांड तभी चलेगा जब तक एथलीट्स हैं, और एथलीट भी तभी चलेगा जब उसे कुछ स्पॉन्सर हो, स्पॉन्सरशिप मिले उसे। तो अगर आपके पास ब्रांड है, आप अगर आपके पास एथलीट है, आप दिल्ली जाके उस एथलीट को पकड़ के या मुंबई जाके उनको पकड़ के उन पे पैसा खर्च करके अपनी स्टेट में या फिर जम्मू में थोड़ा उसे ग्रो करने की कोशिश करें। बेशक जैसे आप अगर किसी स्पॉन्सर को, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, ऐसे मंथली अगर आप किसी एथलीट को दे रहे हैं कि 25,000 से 30,000 या 50,000 कुछ भी दे रहे हैं दिल्ली के एथलीट को, वो अगर आप यहाँ के जम्मू के एथलीट को 15-20,000 भी देंगे तो वो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये जम्मू के एथलीट्स को आप ग्रो करोगे तो जम्मू का एथलीट आपके ब्रांड को ग्रो करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में जाओ, आप दिल्ली अगर ठीक चल रहा है तो आप दिल्ली को ग्रो करते रहो। जो स्टेट्स पीछे थोड़ी हैं उन्हें भी आप ग्रो करोगे तो ऑब्वियसली अब आपका ब्रांड से खाली दिल्ली में तो बिकेगा नहीं, जम्मू में भी बिकेगा, बाकी स्टेट्स में एग्जैक्टली। भी बिकेगा। तो आपको वैसा करना चाहिए। तो आपकी कोई ऐसे जिमिंग इंस्पिरेशंस हैं? सॉरी। आपकी कोई इंस्पिरेशंस हैं बॉडी बिल्डिंग में या जिम कल्चर में? हाँ, इंस्पिरेशंस तो अब कहें बॉडी बिल्डिंग में तो देखिए, पता है क्या होता है बॉडी बिल्डिंग में, क्या है कि मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जैसे पहले देखे हुए हैं, ये है वो, मुझे वो उसकी बॉडी अच्छी लगती है, मुझे इसकी बॉडी अच्छी लगती है। नो डाउट हर किसी को लगता है, हर किसी को मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी लगती होगी। लेकिन क्या होता है ना कि अपनी जो बिल्ट है ना, जो अपनी बॉडी है ना, वो हर हर एक बंदे की अलग बॉडी होती है, हर एक बंदे की एनाटॉमी अलग होती है। तो हर एक बंदा उसे अलग तरीके से बिल्ड करता है, हर एक बंदे की बॉडी एक अलग फ्रेम बनता है। तो अगर मैं बोलूंगा जी मैंने अर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है, या मैंने रॉनी जैसी बनानी है, मैंने फिल हीथ जैसी बनानी है, जो भी टॉप के रहे हुए हैं, मैं वैसे नहीं बना पाऊंगा। मैंने अगर बनानी है तो मैं सिद्धांत जैसी ही बना पाऊंगा। अगर आपने बनानी है तो आप अपनी जैसी बना पाओगे। बिल्कुल। आप अपने को कैसा बेस्ट करते हो, अपने आप को कैसा उसमें बेटर करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। तो हम्म। ये चीजें रहती है। इंस्पिरेशन तो ये है, हाँ मैंने बहुत सारे जैसे वो हैं बॉडी बिल्डर्स वगैरह हैं, उन्हें देखा हुआ है काफी, उन्होंने उनसे इंस्पायर होता रहता हूँ मैं। तो उसमें जैसे रॉनी रॉनी कोलमैन है, बंदे ने 8 टाइटल जीते हैं, 8 ओलंपिया, बेस्ट इन द यूनिवर्स जिसे कहते हैं, बेस्ट बॉडी इन द यूनिवर्स, 8 टाइटल जीते हैं। आज वो चलने के लिए वो वॉकर लेके चलता है, उसको हिप रिप्लेसमेंट वगैरह हुई है, ओके। लेकिन उसको एक भी रिग्रेट नहीं है उस चीज का। अगर उससे पूछते हैं कि आपको कोई रिग्रेट है, वो उसका उसका कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा था, वो काफी हैवी लिफ्टिंग करता था। तो अगर आज उससे पूछो कि आपको कोई रिग्रेट है कि आपने ऐसे हैवी लिफ्ट किया है या कुछ है, उसे कोई रिग्रेट नहीं है। वो बोलता है अगर मुझे अभी चांस मिले मैं एक बार और करूंगा। तो वैसी मेंटेलिटी होनी चाहिए। इंस्पिरेशन आपको उससे नहीं लेनी है कि उसकी बॉडी अच्छी है, इंस्पिरेशन आपको उसकी मेंटेलिटी से लेनी है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, उसका फोकस कैसा था, वो चीज है। तो जिम कल्चर का एक लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद है जिम कल्चर में, और कौन सी हैं जो नहीं है? बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा वर्थवाइल है, क्योंकि आजकल तो देखिए, मुझे सबसे पहले जो चीजें पसंद नहीं है ना, वो है जो लोग कैमरा लेके हाँ। खड़े रहते हैं, फोटो खींचते रहते हैं, जिम आते हैं बस कैमरा लेके फोटो, मिरर सेल्फी ली, अपना किया, थोड़ा सा वर्कआउट किया, चले गए। देखिए, जिम जो है ना, एक जिम का कल्चर वैसा होना चाहिए। जिम में आप आओ, क्योंकि जब मैंने जिम शुरू की थी ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे
जो मैंने बताया जहाँ पावर लिफ्टिंग का ज्यादा था, बीजेडी जिम है वो। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, वहां पर हमारे जो कोच थे, जो ओनर थे उस जिम के, अगर हम जोर से ऐसे प्लेट भी नीचे फेंक देते थे ना तो हमें गालियां पड़ती थी। वो हमें बहुत डांटते थे उसके ऊपर। तो आजकल तो चलो ये बहुत है, आजकल तो वीडियोस में देख देख के कोई प्लेट फेंक रहा है, कोई कुछ उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो वो चीजें वो हमें ये सिखाते थे कि आप इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। आप अगर आयरन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो ये आपको कभी ग्रो नहीं करेगा। ये चीजें होती हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। जैसे कि वो बोलते थे प्लेट्स को पाँव नहीं लगाना है, हाँ। प्लेट्स को पाँव नहीं लगाना, रॉड को पाँव नहीं लगाना है। आजकल आप देखोगे पाँव लगा रहे हैं, प्लेट्स के ऊपर चल के जा रहे हैं कोई। अब क्या है कि बंदे भी बोलते नहीं है कि हमारा बिजनेस नहीं खराब हो, कोई क्लाइंट हमसे छोड़ के जाए नहीं, इसलिए बंदे अवॉइड करते हैं वो सब बोलना। लेकिन ये चीज होती है, इसे फॉलो करना चाहिए। और ये जो आके जो मिरर सेल्फी लेने वाला सिस्टम है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। ये कल्चर अच्छा नहीं है। देखो अगर आपने वर्कआउट करना है, आप वर्कआउट करने आओ, ठीक है, आप अपना वर्कआउट करो, प्रॉपर वर्कआउट करो, उसके बाद आप मिरर सेल्फी लो, जो मर्जी करो। आप आ रहे हो 2 मिनट के लिए, अपनी सेल्फी ली, 2 सेट लगाए, चले गए, वो क्या जिम है? वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। वो कोई जिम नहीं है, कुछ नहीं है। वो आप ऐसे लोगों को दिखा रहे हो कि इंस्टा पे डाल के देखो मैं जिम गया था। वो लोगों को दिखाने वाली चीज नहीं है। ये आप अपने लिए कर रहे हो, तो आप अपने लिए उस पर फोकस करें तो वही बेटर है। सर अब फाइनली स्टीरॉयड्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको अब इस फील्ड में बहुत टाइम हो गया है ना? तो जैसे आप बोल रहे हो आप बचपन से ही कर रहे हो, तो एक नॉर्मल इंसान को अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि स्टीरॉयड है क्या, तो व्हाट इज अ स्टीरॉयड? देखिए स्टीराइड जो है ना, स्टीराइड इज अ परफॉर्मेंस एनहांस ड्रग्स, पीईडी कहते हैं उन्हें। स्टीरॉइड्स जो है ना, एक्चुअली वो जो थे वो बहुत सारे स्टीरॉइड्स जो हैं वो कुछ बीमारियों के लिए बनाए हुए हैं। देखिए एक नॉर्मल बंदा बीमार होता है ना, कुछ उसे फ्लू वगैरह कुछ हो, डॉक्टर उसे प्रेडनिसोलोन डालता है। प्रेडनिसोलोन इज अ स्टीरॉइड, ठीक है। ओके। तो वो एक मेडिसिन है। स्टीरॉइड क्या होता है? इंस्टेंट इफेक्ट करता है। अब आपका फीवर नहीं टूट रहा है या आपको इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रही है, स्टीरॉइड वो इंस्टेंट रिजल्ट देगा। लेकिन लॉन्ग रन में जो स्टीरॉइड है ना, वो ठीक नहीं है। तो डॉक्टर भी हमेशा आपको जब कुछ कोई मेडिसिन स्टीरॉइड डालेगा, तो वो उसको क्या करेगा, 1 हफ्ते तक रखेगा, उसके बाद बंद करेगा, या उसके बाद उसको 2-2 दिन के गैप डाल के देगा, फिर बंद करेगा, ऐसे करता है डॉक्टर। तो स्टीरॉइड का ये है कि लॉन्ग रन जो है वो बहुत डेंजरस है। और जो स्टीरॉइड थे वो पहले बने नहीं थे इस सब की चीजों के लिए। वो मैक्सिमम जो जितने भी स्टीरॉइड्स अभी चल रहे हैं, वो मैक्सिमम बने थे कि कोई किसी डिजीज के लिए बना हुआ है, कोई किसी चीज के लिए बना है, कुछ एनिमल्स के लिए बना हुआ है, ठीक है। एक उसमें स्टीरॉइड आता है बोल्डिनन करके, वो एनिमल्स, घोड़ों के लिए बना था वो। ओके। तो कैटल्स के लिए बनते थे ये स्टीरॉइड्स वगैरह। तो वो अब यूज होते हैं। तो यूज होना ठीक है, यूज होना भी तब ठीक है जब आप प्रोफेशनल हो, जब आपने प्रोफेशनली वहां तक जाना है। लेकिन अब्यूज होना गलत है। लोग अब्यूज कर रहे हैं उस चीज का। तो वो सब बहुत चीजें हैं। जैसे कि अब आप देख लो, मैं मुझे पता है मेरा गोल क्या है, ठीक है। बॉडी जो है एक टाइम पे एक लेवल तक ही ग्रो करती है, ठीक है। हम उसे जितना मर्जी, जितना आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जितना मर्जी आप डाइट खा लो, जो भी है, जो बॉडी ने जितना ग्रो करना है उतना ही करना है, ठीक है ना। तो क्या है कि अब हम, जैसे कि हम कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, अब सीधी सी बात है, मैं आपको नॉर्मल सी एग्जांपल देता हूँ। बॉर्डर पे लड़ाई होती है तो वेपन्स होते हैं सबके पास, बिल्कुल। ठीक है, तभी लड़ाई होगी। अब आप अपोजिशन के पास वेपन्स हो गए, अगर वेपन्स नहीं होंगे तो आप लड़ाई नहीं कर सकते उनसे। नहीं। आप हाथों से लड़ाई नहीं कर पाओगे। दीज स्टेरॉइड्स आर लाइक वेपन्स टू बॉडी बिल्डर्स। तो जैसे अब आप स्टेज पे चढ़ रहे हो, सबने स्टीरॉइड से लिए हुए हैं, आप सब उन सबने परफॉर्मेंस एनहांस ड्रग्स लिए हुए हैं, और आपने नहीं लिए हैं, तो आप उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, आप उनसे compete नहीं कर सकते। विजुअली दिख जाएगा हाँ वो कि विजुअली दिख कौन जाएगा अलग क्यों। है और कौन। एक स्टीरॉइड क्या है ना, एक वो मसल हार्डनेस, एक ड्राइनेस, वो स्टीरॉइड ही दे सकता है। वो आप बोलो कि नेचुरली वो बहुत ही कोई गिफ्टेड होगा, जिसके जेनेटिक्स बहुत ही अच्छे होंगे, वो कोई 1 in a million केस आता है, ऐसा कोई नहीं होता कि उसे इतना अच्छा बन जाए। तो वो होगा। लेकिन वो भी क्या होगा, जो आप स्टीरॉइड वाला बंदा आप देखोगे उस पे स्टेज पे देखोगे, और एक विदाउट स्टीरॉइड वाला देखोगे, वो दिख जाएगा। आजकल बहुत चला हुआ है, नेचुरल कॉम्पिटिशन्स चले हुए हैं, वहां पर भी लोग स्टीरॉइड लेके जा रहे हैं, बाद में उनके टेस्ट हो रहे हैं, तो टेस्ट में आ रहा है, निकल रहा है स्टीरॉइड्स वहां पर, लेकिन क्लेम करते हैं हम नेचुरल है, नेचुरल है। कुछ लोग होते हैं
देखिए नेचुरल कॉम्पिटिशन्स अगर करना है, किसी को इतना है कि मैं नेचुरल हूँ, तो उतना गुर्दा रखो ना, नेचुरल खेलो उसे। फिर ऐसा क्यों है कि अगर आप स्टीरॉयड चोरी स्टीरॉयड, एक टाइम लिमिट होती है, उससे पहले आप बंद कर देते हो ताकि हमारा डिटेक्ट नहीं हो। फिर हम नेचुरल में, अब जो नेचुरल आया आप उसके साथ जाके लड़ रहे हो, उसके साथ तो ऑब्वियसली पार्शियलिटी है। तो ये चीजें बहुत सारी हैं कि अब स्टीरॉयड, वही मैं कह रहा था, स्टीरॉयड जो है उसके यूजेस भी हैं, अब्यूजेस भी हैं। अब यही चीज जो आपको सबसे पहले बताया था आपका ट्रेनर, ये वो बता सकता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ये हार्ड वर्क की गेम है, बहुत हार्ड वर्क है। और आज की जनरेशन ने उसे स्टीरॉयड की गेम बना दिया हुआ है कि हम ये वाला ड्रग लें, और इससे अच्छा होगा, इससे अच्छा वाला ड्रग लें और अच्छा होगा। रिजल्ट्स बेसिकली वैसा नहीं रिजल्ट होगा। बेस्ड हो गया सब कुछ। बॉडी पे आप जितना काम करोगे वो उतना अच्छा होगा। मिनिमल स्टीरॉयड, मैक्सिमम एक्सरसाइज, ये रहता है। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि एक तो हो गया ना यूज, एक होता है मिसयूज। हम पहले यूज की बात कर लेते हैं। तो अब जैसे आपने बोला कि कोई भी कंपटीशन होता है तो लोगों ने इंजेक्ट तो किया ही होता है अपने आप को। तो व्हाट इज द राइट वे टू डू इट? देखिए एक तो राइट वे ये है कि आप हमेशा किसी प्रोफेशनल से इंजेक्ट करवाएं। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं इंजेक्शन, जब इंजेक्ट होता है ना, सिस्ट बनना, कुछ भी होता है ऐसे। तो क्या है कि अगर आप के पास कोई फार्मासिस्ट है, आप उससे इंजेक्ट करवाएं, मतलब कोई भी प्रोफेशनल हो। अभी क्या होता है कि ना, एक बॉडी बिल्डर दूसरे बॉडी बिल्डर को इंजेक्शन लगा रहा है, एक बॉडी बिल्डर एक कोई कुछ भी इनको बॉडी बिल्डरिंग से भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बॉडी बिल्डर नहीं होगा, उस प्रोफेशन से ही नहीं होगा, वो भी आपको इंजेक्शन लगा रहा है, आप उसको बता रहे हो यहाँ लगाना है, वो वहां लगा रहा है। एक ट्रिक करना ना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी वेन्स होती हैं बीच में, मसल्स के अंदर जो वो होती हैं, आर्टलरीज होती हैं, वो पंचर होती हैं, फिर वहां जख्म होता है, उससे वो सिस्ट बनती है बहुत। वो और बहुत उसे आहिस्ता आहिस्ता वो करना होता है, प्रेस करना होता है जब आप इंजेक्शन लगाओ, या उसकी स्पीड पे ध्यान देना होता है, वो चीजें बहुत होती है। वो चीजें नहीं देखते ये सब, तो वो लगा लेते, वो बाद में प्रॉब्लम करती है, वो बाद में सिस्ट बनती है, कुछ होता है ये सब। तो सही तरीका जो है वो आप, अगर आपका ट्रेनर है, अगर आपको ट्रेनर ये सब चीजें नहीं बता रहा है, तो आपका ट्रेनर सही नहीं है। देखिए इंसान का क्या क्या है कि ट्रेनर ने क्या किया कि उसने आपको बता दिया ऐसी ऐसी डाइट है, ऐसा ऐसा आपने वर्कआउट करना है, वर्कआउट आपने खुद करना है, डाइट आपने खुद लेनी है, ट्रेनर ने आपको गाइड करना है। उसके बाद कंपटीशन आएगा, ये आपने लेना है, ये आपने लगाना है, ये चलो ये भी हो गया। बात वहां आती है कि आपके पास, आपके साथ ट्रेनर कब खड़ा हुआ है, आपके साथ कहाँ तक खड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेनर जो है आपको उतना गाइड नहीं कर पा रहा है, आपके साथ नहीं, आप स्टेज के पास हो, बहुत सारे ट्रेनर होते हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे देते हैं, आपके साथ नहीं रह पाते, तब जब कहीं भी कंपटीशन खेलने जाओ स्टेज पे नहीं रह पाते। लेकिन क्या है कि उन्हें वो गाइड करते रहते हैं थ्रू फोन, कुछ वीडियो कॉल, कुछ होगा, वो गाइड। ट्रेनर आपका कितनी पेन ले रहा है, ये बहुत जरूरी है। ट्रेनर ने पैसे लेने हैं, पैसे भाई हर ट्रेनर लेगा, वो अपना काम करेगा, आपको बताएगा, आप चाहोगे स्टेज पे, ठीक है, जीते हारे, विनिंग एंड और लूजिंग तो अलग चीज है, या तो जीतोगे या तो हारोगे, लेकिन आपका ट्रेनर आपका कितना साथ दे रहा है वो बहुत जरूरी है। ये मैंने अपने ट्रेनर्स जो मेरे साथ थे मैंने ये एक्सपीरियंस काफी किया हुआ है। मेरा पहला ट्रेनर जो था काफी अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट था, नॉलेज भी थी, सब था। लेकिन जो मेरा लास्ट जो हमारा पीक वीक होता है, पीक वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी चलो ठीक है। लेकिन जब आप देखो, जब बंदा पहली बार स्टेज पे जा रहा है ना, या फिर एक टाइम के बाद स्टेज पे जा रहा है, तो उसे एक वो मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर नर्वसनेस होगी तो उसमें क्या होगा कि बॉडी आपकी पानी पकड़ना शुरू कर लेगी, हम वैसे उस टाइम पे ड्राई होते हैं बहुत, तो वो चीजें बहुत होती हैं। वो आपको एक ट्रेनर ही, वो माइंड आपका वैसा माइंडसेट वो ट्रेनर ही ला सकता है, वही आपको वैसा मोटिवेट कर सकता है, नहीं पॉजिटिव रहना है, कुछ ऐसा नहीं करना है। तो वो सब चीजें है, वो ट्रेनर है, आपको चूज करना है, तो वो सब चीजें। मेरा जो पहला ट्रेनर था वो जॉब भी थी उसकी, तो वो थोड़ा, जो जिस दिन मेरा कंपटीशन होता था उस, मैंने ये 2-3 बारी किया था, 2-3 बारी मेरा जो कंपटीशन था, तो मैंने उसमें ये चीज बड़ी नोटिस की थी कि वो क्या करते थे कि उनका ना, जिस दिन कंपटीशन है उस दिन मैं उनसे कांटेक्ट करना जब चाहता था तो नहीं हो पाता नहीं हो था। पाता। हाँ, उनकी भी कोई प्रॉब्लम थी, वो कोई हाई अल्टीट्यूड पे थे, वो आर्मी में है तो वो हाई अल्टीट्यूड में रहते थे, तो वहां पर नहीं हो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि एक तो हो गया ट्रेनर, दूसरे होते हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स, ठीक है? अब उनको भी अफोर्ड करना इज नॉट एवरीबॉडीज
चॉइस, ठीक है? तो मतलब उनको भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बंदा नहीं कर सकता। तो मेडिकल एक्सपर्ट्स की इम्पोर्टेंस और उनको आप कैसे अप्रोच कर सकते हो? देखिए, यहाँ तो मेडिकल एक्सपर्ट्स का तो जो है ना फंडा ही नहीं है। जम्मू में आप बोलो कि जम्मू छोड़ो, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर नहीं है। कुछ कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली, मुंबई वगैरह, वहाँ पर थोड़े बहुत मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं, चंडीगढ़ हो गया, वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर बॉडी बिल्डिंग, देखो बॉडी बिल्डिंग इतनी एक्सपेंसिव है ना कि बंदा चाहता है कि कहीं से ना कहीं से मेरे पैसे बचे। हम्म। तो वो क्या करता है ना, हर कोई ना कोई चीज जो है वो कट डाउन करना शुरू कर देता है। जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स हो गए, वो कट कर देगा। अब जो यहाँ पर जिनको नॉलेज नहीं है वो पीसीटी कट कर देंगे। पोस्ट साइकिल थेरेपी जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ इतना पैसा आपने स्टीरॉइड्स वगैरह पे लगा लिया, उसके बाद पोस्ट साइकिल थेरेपी नहीं उसमें की। क्या होता है? पोस्ट साइकिल थेरेपी में क्या रहता है कि कुछ मेडिसिन रहती हैं। पहले तो आपका नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट वगैरह रहेगा, उसमें आपके देखेंगे क्या रीडिंग जो भी है ऊपर नीचे हुआ हुआ है। ऑब्वियसली स्टीरॉइड्स लिए हैं तो हुआ ही होगा। तो आपका लीवर इफेक्ट हुआ होगा या किडनी पे थोड़ा हम्म। इफेक्ट हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। तो उसकी जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होंगे वो डाउन आए होंगे, क्योंकि जब हम बाहर से जो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू करते हैं, हमारे फ्री टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी के जो बनते हैं अंदर, वो कम होने, सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें बढ़ाना है, क्योंकि हमने अब बाहर से लेना बंद कर दिया। तो जो हमारी बॉडी का सप्रेस हुआ था, हमने उसे बढ़ाना है। तो उसके लिए पीसीटी चलती है, पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है। उसमें मेडिसिन होती हैं, उसमें इंजेक्टिव्स भी होते हैं, उसमें कुछ नेचुरल चीजें होती हैं। ये सब चीज आप, मैं तो आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे बड़े सारे होंगे जिम में जो वो स्टेज लेते होंगे ना लोग, उनको आप पीसीटी की फुल फॉर्म पूछ लो, उनको फुल फॉर्म नहीं पता होगी। उनको ये नहीं पता होगा इसे पोस्ट साइकिल थेरेपी कहते हैं, या उनको यही नहीं पता होगा पीसीटी कोई चीज है। तो बहुत सारे बंदे होते हैं जो स्टेज यूज कर रहे हैं लेकिन पीसीटी नहीं कर रहे हैं। तो वो उन्हें लॉन्ग रन में जाके मुश्किलें पैदा करेंगी। जैसे कि आजकल क्या है ना, बहुत छोटी एज से स्टीरॉइड्स लेना शुरू हो गए हैं। स्टीरॉइड्स लेने की भी एक एज हो रहती है, जैसे कि जब आप 27 28 के आसपास हो, आपका जो नेचुरली जो है वैसे ही आपका सप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आप आर्टिफिशियल लेना शुरू करो। उसके बाद आप, अगर आप पहले से प्रोफेशन में आए हो, क्योंकि आजकल जूनियर बॉडी बिल्डिंग भी है, सब हम्म। है, आप पहले से प्रोफेशन में आए हो, तो आप एक लेवल का लेके चलो और अपने आप को हेल्दी रखो, ताकि मैं लॉन्ग रन चल सकूं। आजकल पता है कि आजकल है कि बस मैंने ये कंपटीशन खेलना है, इसमें मैं जैसे तैसे करके अच्छा बन जाऊं। मेरा वही मैं बता रहा हूँ, जो मेरा पहला कोच था वो यही कहता था, ये लॉन्ग रन की गेम है, ये शॉर्ट रन की गेम नहीं है। तो वो यही चीज बोलता था कि ये जो है ये मिनिमम स्टीरॉइड्स होना चाहिए, मैक्सिमम हार्ड वर्क होना चाहिए। एग्जैक्ट। तो ये चीजें मैंने जो कुछ सी चीजें उनसे बहुत इंस्पायर हुआ था, वो चीजें मैंने सीखी हुई हैं, वो चीजें मैं रखी हुई हैं। स्टीरॉइड्स का क्या रहता है, आपकी बॉडी टाइप, आपका बॉडी वेट, इसके हिसाब से बड़ा रहता है। कितना आपको डोसेज चलना है, क्या चलना है, वो उस चीज का रहता है। लेकिन क्या है कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, वो तब तक ही अच्छा है, तब तक ही आपको एनहांस करने की जरूरत है। अगर आप नहीं हो तो, देखो आजकल रील्स बनाने के लिए बॉडी बनाते हैं, एप्स बनाएंगे, रील्स बनाई है, चलो जी उसमें हम स्टेरॉइड्स यूज कर लेंगे उसमें। लेकिन वो क्या है, वो आप अपने आप को खराब कर रहे हो, अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो। वो वही आपने मेरा नेक्स्ट है कि स्टीरॉइड्स के बाद आपकी लाइफस्टाइल, आपकी न्यूट्रिशन और वर्कआउट रूटीन्स कैसे चेंज हो जाती हैं? बहुत बहुत इफेक्ट होता है। जैसे कि अ, आप खाली स्टीरॉइड से कुछ नहीं कर सकते। स्टीरॉइड इज लाइक ए यार सपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। वो सपोर्ट है। अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर नहीं कर रहे हो, आप अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हो, स्टीरॉइड आपको कुछ नहीं करेगा। वो इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी। तो स्टीरॉइड क्या है कि वो एक टाइम पीरियड जो होता है ना, जो आपने साल में गेन करना है, जो आपने साल में जहां पहुंचना है, जहां आपने 1.5 साल में पहुंचना है, वो आपको 6 महीने में पहुंचाएगा। वही आपकी एनहांसमेंट होगी उसमें। तो ये सब चीजें हैं। आपको डाइट, लाइफस्टाइल, एक तो स्टीरॉइड से बहुत ये रहता है, जैसे बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है बंदे का। ओके। बहुत सारे स्टीरॉइड्स ऐसे होते हैं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब रखते हैं, हम्म। आपका एग्रेशन बाहर लाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो वो चीजें बहुत रहती हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, उनका हुआ है, डाइवोर्स हुए हुए हैं उनके, डिवोर्स हो गए हुए हैं, मतलब ये लड़ाइयां वगैरह करते करते डाइवोर्स हुए हैं। और इवन की जैसे किसी बॉडी बिल्डर ने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया हुआ, कुछ ऐसे, वो बहुत सीन है। वो एग्रेसिव वैसा, क्योंकि देखो ना, हर एक चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं।
तो कुछ स्टेरॉइड्स हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं, ये वो आपके अग्रेशन बाहर लाएंगे, आपको उसे कंट्रोल करना है। तो आपको अपनी फैमिली को देखना है, आपको अपनी फैमिली की बातें सुननी है, ये सब, और आपको अपनी डाइट और रोज एक जैसा खाना खाना है। सबसे बुरी चीज तो यही है, सबसे जो कहें कंसिस्टेंट आपको इसी पे रहना है, लेकिन आपको एक जैसा खाना खाना है, जो जिसका उतना टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस रहेगा वो आपको रोज खाना है, इतनी मील्स खानी है रोज की, रोज वही खाना है। तो बंदा वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो गया होता है, और ऊपर से वो स्टीरॉइड्स का जो एग्रेशन होता है वो डबल हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है इसमें। तो मेडिकल स्टेरॉइड्स और जो वर्कआउट्स के लिए लोग यूज करते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है फिर? देखिए ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जो वर्कआउट्स के लिए भी यूज होते हैं वो भी मेडिकल में यूज होते हैं, ओके। वो भी किसी ना किसी डिजीज में यूज होते ही होते हैं। बस ये है कि अब जो मेडिकल में होंगे उनकी जो होगी एफिकेसी, जैसे एमजी कम होगी उसकी, कोई 2 mg का होगा, टैबलेट होगी। वही अगर हम परफॉर्मेंस इसमें ड्रग्स में ले रहे हैं, जैसे हम बाहर ब्लैक मार्केट में चलता है ये, ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ब्लैक मार्केट में बिकता है। वही अगर आप वहां से ले रहे हो तो वो 2 mg की टैबलेट जो होगी वो 10 mg की होगी या 20 mg की होगी, उसका एफिकेसी बढ़ाई होगी। तो ताकि आपको रिजल्ट अच्छे मिले, आपको टैबलेट्स ज्यादा कंज्यूम ना करना पड़े, आपको थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली हो जाए उस हिसाब से। लेकिन रहता वही है, मतलब उसकी, अगर आप 2 mg वो ले रहे हो और 2 mg दूसरी वाली ले रहे हो तो उनकी एफिकेसी सेम रहेगी, क्योंकि देखो ना वो भी उन्होंने पेशेंट ठीक करने के लिए बनाया हुआ है, बिल्कुल। पेशेंट के ऊपर चलाना है। तो दवाई अगर आपको काम पेशेंट पे काम नहीं करेगी तो वो किस काम की दवाई है? तो वो पेशेंट ठीक करने के लिए उसकी एफिकेसी और जो बाहर से आप सीधे ले रहे हो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। बस थोड़ा सा ये रहता है कि उसमें आपको जो उसकी वो है एमजी वगैरह जो होती है, जो सॉल्ट उसमें कितना पड़ा हुआ है, उसमें कितना पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट होता है, बस वो ज्यादा कुछ तो नहीं। थोड़ी सप्लीमेंट्स की भी बात करते हैं। जैसे पहले लोग क्या होता था कि प्री वर्कआउट्स लेते थे ताकि ठीक है मतलब उनको हेल्प हो जाए थोड़ी सी। तो आज के टाइम पे तो मतलब वर्कआउट डिपेंड हो गया है सारे सप्लीमेंट्स के ऊपर। हम्म। पहले होता था इसका रिवर्स कि लोग बोलते थे वर्कआउट अच्छा हो जाए इसके थ्रू। अब लोग बोलते हैं कि हम ये ले लेते हैं इससे वर्कआउट भी अच्छा ही हो जाएगा। तो उसके बारे में क्या है, मतलब वर्कआउट कल्चर कहीं ना कहीं किल हुआ है इस पूरे एपिसोड में। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्या है कि प्री वर्कआउट के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखो अगर आपने 2 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा अगर आपने वर्कआउट करना है और उसके लिए भी आपको कोई चीज चाहिए आपको पुश करने के लिए, तो आप क्या वर्कआउट कर रहे हो यार? उसका फायदा ही कुछ नहीं है। वो प्री वर्कआउट तब आता है जब आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, आप सुबह से अपनी जॉब पे हो या कुछ भी आप काम कर रहे हो, बहुत थके हुए हो, फिर शाम को आ रहे हो, फिर आपको अब जिम जाना है, ठीक है? तो आपको जिम जाना है, बहुत थका हुआ फील कर रहे हो, तब आप प्री वर्कआउट होता है, एज ए कैफीन बंदा ले रहा है, तो आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करो। हाँ मतलब अब पहले लोग हाँ, कॉफी लेते थे हाँ, पहले नॉर्मली। लोग कॉफी लेते थे तो आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप थोड़ा वर्कआउट करोगे। अब क्या हो गया कि वर्कआउट शुरू करना है तो पहले प्री वर्कआउट लेना ही है। हम्म। प्री वर्कआउट छोड़ो, अब तो इसमें वो ले रहे हैं, ये पावर बूस्टर्स ले रहे हैं, एम्प आता है, जैसे टर्मिन आता है, ये बहुत आम हो गया हुआ है और ये बहुत डेंजरस है। जैसे कि अभी आप बहुत सारे, एक जनरेशन आयरन करके एक पेज है, ओके। अ, तो वो ऑलमोस्ट सारे ये बॉडी बिल्डर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कवर करते हैं। तो उस पे क्या होता है ना, उस पे कोई भी पोस्ट आएगी ना, मतलब उस पेज पे ऐसा हो गया हुआ, कोई भी पोस्ट आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बॉडी बिल्डर मर गया, हाँ ठीक है? क्योंकि वो मैक्सिमम बॉडी आजकल बिल्डर्स तो की बहुत डेथ की न्यूज आ पोस्ट रही है डालता ऐसी। है, और एट द अर्ली एज वो डेथ्स हो रही है। क्या है वो, यही चीजें हैं। स्टीरॉइड से आप नहीं मरोगे, स्टीरॉइड आपको लॉन्ग रन में मारेगा। स्टीरॉइड जो होंगे ना, वो आप अगर लॉन्ग रन में अब्यूज कर रहे हो, कर रहे हो, आपका लीवर इफेक्ट हो रहा है, आपका किडनी इफेक्ट हो रहा है, फिर आप जाके वो किडनी फेलियर पे आएगी बात, या लीवर फेलियर पे आएगी, वो भी आप बहुत अब्यूज कर रहे हो, उसके साथ उसका कुछ जो उसका एंटीडोट्स हो रहे हैं वो नहीं ले रहे हो, तो वो तब होता है। लेकिन ये जो एम्प है, ये जो टर्मिन है, ये बहुत डेंजरस है। एम्प की डोजेज थोड़ा सा इधर से उधर हो गई, ऊपर हो गई, हार्ट अटैक, ऑन द ओके। स्पॉट हार्ट अटैक। ये जो आप जिम्स में देख रहे हो हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये एम्प से होते हैं, ओके। ये उससे हो रहे हैं। हार्ट अटैक हो रहा है, फिर टर्मिन ले रहे हैं। टर्मिन आप ज्यादा, लोग बोल रहे हैं टर्मिन से कुछ नहीं होता, टर्मिन से कुछ नहीं होता। यार तुम जाओ किसी फार्मेसी पे टर्मिन मांगो, देगा तुम्हें? कभी नहीं देगा, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं होने देना। टर्मिन की डोज ज्यादा होगी, उसे आप एक्सेस में ले लो, इम्पोर्टेंसी होगी, सबसे बड़ी चीज।
वही इंपॉर्टेंस ही हो गई तो तुम आगे क्या करोगे, बॉडी बिल्डिंग तो तुम्हारी वैसे ही खत्म होगी। तो वो चीज है, वो चीजें लोग उसका साइड इफेक्ट नहीं देख रहे हैं। जी हम पावर लिफ्टिंग में बहुत चल रहा है ये, पावर लिफ्टिंग में एम टर्मिन ये बहुत चल रहा ओके। है। एक लिफ्ट कर उठानी है तो ये कर लो जी, ये लगाएंगे इससे वो क्या लिफ्ट उठा रहे हो यार, जिसके लिए तुम्हें एक पावर बूस्टर लेना पड़ रहा है। पावर लिफ्टिंग गेम है वो, कंसिस्टेंसी की है, आपने कितनी देर उसे वर्कआउट एग्जैक्टली। करते रहे, उसे आप कितना देर उसको, जो होता है ना जैसे एक फल को पका रहे हो। हाँ, मतलब आपने हाँ, कितनी देर तक प्रैक्टिस की है प्रैक्टिस उन की चीजों है की। उसकी, कितना आपने उसे किया है, कितना आपने उस लिफ्ट पे काम किया है। जितना आप लिफ्ट करते हो उससे थोड़ी एक्स्ट्रा तो वैसे ही आ जाती है हाँ, जब आप चैंपियनशिप खेल रहे होते क्योंकि हो वहां उधर पर। ऑलरेडी हाँ, टेंशन होता है कि टेंशन परफॉर्म होता है, करना वहां है। माहौल ऐसा बनना होता है, तो वहां पर आप उससे थोड़ी लिफ्ट एक्स्ट्रा कर ही लेते हो। तो आपको क्यों लेना है एम्प वगैरह, क्यों लेना है? हमारे जब मैं पावर स्ट्रिंग वगैरह कर रहा था या वो कर रहा था, हमें तो पता ही नहीं होता था एम्प क्या होता है, टर्मिन क्या होता है। हम तो क्रिएटिन खा लें वो बहुत बड़ी बात होती थी। क्रिएटिन खा रहे हैं जी, क्रिएटिन खाओ तो उससे चलो, वो क्रिएटिन भी आपको लॉन्ग रन में हेल्प करता है। ये नहीं है कि अभी क्रिएटिन खा लिया मैं अभी हैवी लिफ्ट कर लूंगा, वो नहीं होगा। तो ये लॉन्ग रन की जो चीजें है ना, इन्हें लॉन्ग रन में ही चलाना चाहिए, शॉर्टकट गलत होते हैं हमेशा। तो कहीं ना कहीं क्या आप बिलीव करते हो कि मतलब लोग मेंटली वीक होते जा रहे हैं? बहुत और मेरे को ये भी लगता है कि सोशल मीडिया पे भी जो वो है, आजकल नया ट्रेंड है ना कि लाइक फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जिम जाओ। पहले लोग जिम बेटर होने के लिए जाते थे, अच्छा मतलब अच्छा फील करने के लिए जाते थे, अब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत इस है, चीज का भी आपको लगता है इफेक्ट हुआ है इन बहुत। इन फील्ड्स में? हाँ, बहुत हुआ है आजकल। क्या है रील्स में क्या आ रहा है कि ब्रेकअप हुआ है जी, लड़का जा रहा है जिम में, लड़की खा रही है मोटी हो रही है, लड़का जा रहा है जिम में वर्कआउट कर रहा है। तो वो क्या है, वो एक ट्रेंड बन गया हुआ है। वो फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रहे हैं, वहां दिखा रहे हैं। ठीक है, तुम फ्रस्ट्रेशन निकालो जिम में जाके। अब बंदा 24 घंटे 24/7 थोड़ा ना फ्रस्ट्रेट रहेगा। ठीक है ना, आज ठीक है उसका दिन अच्छा नहीं गया है, फ्रस्ट्रेशन है, तो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है वहां पर जाकर, तो कल वो ठीक होगा, उसका मूड ठीक होगा। लेकिन तुमने उसे वही बना दिया होगा, नहीं जी मैं फ्रस्ट्रेशन निकालने जाऊंगा, वो आप मेंटली वीक हो। उसमें आपको अपने दिमाग पे काम करने की जरूरत है, उसे आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है क्या नहीं करनी। तो उसके हिसाब से आप वर्कआउट कर। ये बहुत है कि हम जिम जा रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेट है। फ्रस्ट्रेशन कुछ मोमेंट्स की होती है, हैप्पीनेस मोमेंट्स की होती है। ये नहीं है कि आप लाइफ टाइम फ्रस्ट्रेट ही रहो। हाँ, मतलब पहले लोगों में ऐसे कंपटीशन होता था कि ये हाँ, हेल्थी 20 कंपटीशन अच्छे, रहता था। ये 50 अच्छे पुशअप कर सकता है, मैं हम्म, 60 कर सकता हाँ हूँ, ये कंपटीशन हाँ, होता था। वो जिम के अब दिन लोगों में वो, हो गया हाँ है कि चलो परेशान है, चलो जिम चले हाँ जाते हैं। ये होता था, ये जो वो वर्कआउट के डेज थे ना, जब मैंने नई नई जिम शुरू की थी, ये बड़ा रहता था, कंपटीशन रहता था। अब जैसे मेरे पार्टनर ने आज 50 kgs का बेंच कर लिया है, 60 kgs का कर लिया है, मुझे भी करना है, मुझे भी उसके वहां तक पहुंचना है या उससे आगे जाना है। फिर उसका भी रहता था मैंने इससे अच्छा करना है। तो ये चीज, ये हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। ये नहीं है कि मैं आज बड़ा दुखी हूँ, आज फ्रस्ट्रेशन है, आज ऐसा हो गया, आज गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी, चलो जी जिम करते हैं। वो सब चीजें नहीं है, बिल्कुल। ये आपको एक उसकी ही मेंटेलिटी वजह से शायद से पेरेंट्स इतना फिर अलाउ भी नहीं करते हैं। हाँ, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है ना, आप एक तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, आप प्रॉपर मशीनरी को हैंडल नहीं कर सकते। बंदा उसमें क्या क्या करता है कि कभी भी कुछ भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिम में। ठीक है ना, एक आपको वो चीजें भी बहुत ध्यान में रख के चलनी होती है, जैसे कि कुछ भी, अब जिम देखो आयरन है लोहा है, कुछ भी हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये सब चीजें बहुत होती हैं। पेरेंट्स फिर भी, अभी मैं बोलूँ ना, अभी इस टाइम जहां तक मैंने देखा हुआ, पेरेंट्स सब बहुत सपोर्टिव हो गए हैं। हुँ। जहां जब हमारा टाइम था ना, जिम जाना बहुत बड़ी महाभारत होती थी जिम नहीं जाने देते थे घर वाले। ऐसा हो जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा प्रोटीन नहीं खाना जी किडनी फेल हो जाती है, ये बड़ा था। तो वो उस टाइम पे ये मिथ्स बड़ी थी कि प्रोटीन खाओगे किडनी फेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, वो नहीं करना। तो ये सब चीज, अब मैं प्रोटीन वगैरह खाता था, मेरे को पता है मैं कैसे प्रोटीन लेता था, कैसे खाता था, क्योंकि मेरे घर वाले अलो नहीं करते थे। तो ये अब ऐसा हुआ है, जैसे मेरे अभी सप्लीमेंट स्टोर पीछे था, मेरे सप्लीमेंट स्टोर, तो पेरेंट्स आते थे अपने बच्चे को ओके। लेके कि आप इसे कुछ सजेस्ट करो, आप इसे कुछ दो, ये थोड़ा वीक है या ये मोटा है, इसे कुछ बताओ, ऐसा ऐसा करके पेरेंट्स खुद अब करते हैं। अब डॉक्टर्स भी उन्हें वो कर रहे हैं कि प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप ये वाला प्रोटीन खाओ या प्रोटीन में जाओ, क्योंकि अब डॉक्टर्स जो हैं वो भी अपडेटेड आ रहे हैं।
जो पहले टाइम के डॉक्टर्स थे ना, उन्होंने प्रोटीन्स के बारे में इतना कुछ, प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स के बारे में इतना कुछ अवेयर नहीं थे वो। क्योंकि डॉक्टर्स का क्या रहता है कि डॉक्टर्स भी जो जितना उन्होंने पढ़ा हुआ है वो चल रहा है आगे। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं, कुछ ओके। होते हैं जो जितना है उतना है, उन्हें कोई अपडेट नहीं कर रहा। ये एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है। जैसे अब कोई भी नई मेडिसिन आई है, तो वो अब डॉक्टर को जाके वो कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको बताएगा कि हाँ भाई डॉक्टर, ऐसे ऐसे ये वाली नई मेडिसिन आई है, इसके ये रिजल्ट्स हैं, इसमें ऐसा होगा, ये इस कंडीशन में आप दे सकते हैं। तो वो डॉक्टर को पता चलेगा तो हाँ ये पहले नया। रिसर्च बेस्ड हाँ था, अब रिजल्ट हाँ, बेस्ड अब हो गया रिजल्ट बेस्ड वैसे। हो गया हुआ है। ठीक तो जैसे आप अभी वो ले लो, रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, कोविड कोविड की वैक्सीन ले लो। है। ओ या। कितना कोविड की वैक्सीन के बाद से कितना कुछ हो रहा है, कितने हार्ट अटैक्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ हो। क्यों? क्योंकि उस पर रिसर्च नहीं हुई है इतनी। उस वैक्सीन पे, एक वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए ना काफी टाइम लगता है। एक वैक्सीन के ऊपर काफी रिसर्च होती है, काफी टेस्ट होते हैं उसके, काफी, जैसे जो कोविड इफेक्टेड लोग होंगे उनके ऊपर टेस्ट होगा, जो नॉर्मल लोग होंगे उनके ऊपर टेस्ट होगा, उनको क्या कर रही है वो। तो वो सब चीजें देख के एक टाइम पीरियड होता है, उसे खत्म करके फिर वो वैक्सीन आती है, फिर लोग लगाते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट पता चलता है कि ये इतनी इसकी एफिकेसी है, 80% ये कर रही है अच्छा, 90% अच्छा कर रही है, 70%। उन्होंने कोविड आया, कोविड अभी चल ही रहा था, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगाओ, तो उन्होंने वो उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं देखे ना, तो अब वो प्रॉब्लम कर रहे हैं लोगों को। ओके, तो मेरा बस अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी ने स्टीरॉयड अब्यूज कर लिया है फॉर एग्जांपल, तो क्या उनके पास चांसेस है कि वो अपनी बॉडी फिर से क्लीन करके नॉर्मली पॉइंट जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं फिर से? हाँ है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितना अब्यूज किया है, आपके टेस्ट क्या कह रहे हैं, आपका लीवर कितना डैमेज हुआ है, आपकी किडनी देखो लीवर जो है वो फिर भी एक टाइम तक रिवर्सिबल है। जो कुछ एक लास्ट पॉइंट जो आते हैं उसके, साइरोसिस और फाइब्रोसिस वगैरह होता है, वो रिवर्स नहीं होता है, वो तो ओके। काफी लास्ट हो गया। लेकिन एक टाइम तक लीवर डैमेज जो है वो रिवर्सिबल है। तो किडनी का क्या है कि किडनी एक बार इफेक्ट होना शुरू हो गई ना, उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। किडनी का नहीं है, किडनी अगर खराब हुई फिर डायलिसिस एंड देन वो ट्रांसप्लांट वगैरह वैसे ही रहता है। तो अगर हाँ, अगर आप एक अर्ली स्टेज पे हो, आपने अब्यूज किया हुआ है, आपकी जो रीडिंग्स है वो बता रही हैं कि ऐसे अब्यूज किया हुआ है, तो आप कर सकते हो, उसे डिटॉक्स कर सकते हो। एक अच्छा सा ट्रेनर नहीं, आपको डॉक्टर की जरूरत है। ट्रेनर ने अपना काम कर दिया हुआ, उसने आपको अब्यूज करवा दिया हुआ है, अब आप उसके पास ना जाओ तो अच्छी बात है। अब आप एक डॉक्टर के पास जाओ जो स्पेशलिस्ट होगा, उसका लीवर का स्पेशलिस्ट होगा या फिर किडनी का होगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके पास जाओ, वो आपको बताएगा, मेडिसिन चलाओगे। ऑफ रहना पड़ता है। देखो एक टाइम पे एक चीज होती है, अब कहीं होता है ना, आजकल के लोगों को ये होता है कि मैं ऑफ जाऊंगा मेरा साइज ड्रॉप हो जाएगा, मेरा मसल ड्रॉप हो जाएगा, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, मैं फोटो में अच्छा नहीं दिखूंगा, मैं साल से ड्रॉप ऑफ बैठा हूं यार। मैं भी हूं। क्योंकि क्या है कि आपको अपनी बॉडी को रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। बॉडी को रिकवर करना पड़ेगा, बॉडी को एक टाइम देना पड़ेगा। आपको स्टेरॉइड्स अगर यूज करने हैं, लॉन्ग रन में यूज करने हैं, आपने यूज किया, आपने कंपटीशन खेला, फिर आप बंद करो उसे, फिर आप उसका पीसीटी करो, फिर बॉडी को नेचुरली हील होने दो। नेचुरली हील होना बॉडी को बहुत जरूरी है। बॉडी अपने एक उस लेवल पे आ जाएगी, फिर आप देन अगेन आप उसे कर सकते हो। या जैसे आप किसी ने अब्यूज किया हुआ तो फिर वो डॉक्टर को कंसल्ट करे, उसकी मेडिसिन ले, ठीक हो उसके बाद, फिर उसके बाद एक अच्छा ट्रेनर पहले हायर करे जिससे उसे पता चले हाँ भाई अब अब्यूज नहीं होगा। देखो ट्रेनर्स का क्या है ना, ट्रेनर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत है, तो आप उस भी कर सकते हो। आजकल मैंने देखा हुआ है इंस्टा पे बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे होंगे जिन्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं, यूट्यूब पे बता रहे हैं। लेकिन क्या है कि आप उन्हें सुन रहे हो, आप उनकी सुन के कर रहे हो। मेरे पास ऐसे आए हैं, मेरे पास ऐसे बड़े लड़के आए हैं, जब मैं स्टोर पे बैठता था मेरे पास आते थे, नहीं मैंने उस यूट्यूबर का देखा था, उसने बोला था ऐसे ऐसे करो तो ऐसे करो। भाई वो तो अपने व्यूज कमा रहा है, वो अपने पैसे कमा रहा है, उसे क्या लगा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो तो तुम्हें देखना है। अब वो अगर तुम्हें कुछ बता रहा है, कुछ कर रहा है, उसकी बॉडी है, वो इतने साल से कर रहा है, उसने उतना डोज लिया हुआ है, तो वो उसने स्टेप बाय स्टेप चला हुआ है ना, वो तब उस डोज पे पहुंचा है, ठीक है ना। तो वो उस डोज पे तब पहुंचा हुआ है, तो अब अगर उस स्टेप से तुम्हें तुम्हें भी उस स्टेप पे पहुंचना है, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें पहले शुरू से आना होगा, जीरो से शुरू करना होगा। जीरो से शुरू करोगे तब तुम उस लेवल पे जाके पहुंचोगे। तुम डायरेक्ट उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, तुम डायरेक्ट उसकी डोसेज नहीं ले सकते।
तुम्हें अपनी डोजेज अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से डोज चाहिए, तो वो तुम्हें एक अच्छा ट्रेनर बताएगा। एक अच्छा ट्रेनर वही है जो अपने क्लाइंट की बॉडी को समझे। बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। हमारा जब पीक वीक होता है ना, सही ट्रेनर की जो बोलते हैं ना उसकी टेस्ट होता है, समझ। समझ, वो आपको तभी आएगी कि मेरा ट्रेनर सही है कि नहीं, जब आपका पीक वीक चल रहा होगा, जब आप स्टेज पे चढ़ने वाले होंगे। क्योंकि वो पीक वीक इतना अच्छा, वो पीक वीक तभी आपसे अच्छा करवा सकता है जब आपकी बॉडी की उससे समझ है। ऐसे वो नहीं करवा सकता। क्योंकि मेरे मेरे कोच थे, मेरे जो मैंने आपको बताया हैं, दोनों कोच थे मेरे, अच्छे थे, सब थे। लेकिन एक टाइम पे आके मैंने क्या किया था कि जो मेरा दूसरे कोच थे वो मेरे बताते थे ऐसे ऐसे करो, पिक में ऐसे करो। लेकिन तब तक मैंने अपनी बॉडी को समझ लिया था। ओके। तो मैंने अपनी बॉडी को समझ लिया हुआ था, तो मुझे पता था मैं ये करूंगा तो मेरी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्स करेगी, ऐसा करूंगा तो ऐसा रिस्पॉन्ड करेगी। तो वो मैंने क्या किया कि मैं उनकी बात सुनता था, लेकिन मैं करता अपनी था। तो मुझे मुझे पता था मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले जब तक मुझे वो चला रहे थे मैं चल रहा था। फिर जब मैंने उसमें खुद से कुछ चेंजेस करने शुरू किए, मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को समझ रहा हूँ मुझे। तो मेरे पीक वीक जो था वो मैं खुद करना शुरू कर दिया। मैं उनसे पूछता था, कुछ उसमें मुझे लगता था मुझे ये ऐड करना चाहिए तो मैं ऐड करता था, कुछ मुझे लगता था उसमें नहीं करना चाहिए ये, तो मैं नहीं करता था। तो वही चीज है, वो आप अपनी बॉडी को जब समझोगे, आपका ट्रेनर आपकी बॉडी को जब समझेगा, तो वो आपका बेस्ट ट्रेनर है, उसी के साथ आप ज्यादा कर सकते हो। ऐसे आप बोलो तो, ऐसे आप हैनी रिम्बोर्ड के पास चले जाओ, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करते रहो, कुछ नहीं होगा। जब तक आपका उसके साथ वो बॉन्ड नहीं बैठेगा, वो आपकी बॉडी के ऊपर स्टडी नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर, लास्ट मैसेज टू यंग पार्टिसिपेंट्स। यंग पार्टिसिपेंट्स का मेरा यही मैसेज है कि भाई वर्क हार्ड पे ध्यान दो। जितना आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क कर पाओगे ना, उतना अच्छा है। शॉर्टकट्स नहीं ढूंढो। क्या है कि शॉर्टकट्स में जाके आपको लॉन्ग रन में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। अभी आप कर रहे हो, आपकी एज बहुत छोटी है, अभी आप अब्यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करेगा। अभी आपको समझाने वाला कोई नहीं है। तो क्या है कि अभी आप यूट्यूब देख रहे हो या कुछ भी इंस्टा वगैरह देख रहे हो कि मेरे को इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उन्होंने, देखो, व्यूज लेने के लिए बंदा बहुत बहुत कुछ बोलता है। उसने बोल दिया ऐसा करना है जी, वैसा करना है, आप ये कर लो, वो कर लो। कल को तुम्हें कुछ होगा, वो थोड़ा ना तुम्हारी गारंटी ले रहा है कि तुम्हें कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तुम उसको पूछने जा नहीं रहे हो, वो तुम्हें कुछ गारंटी दे नहीं रहा कि तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है कि नहीं, वो अपने व्यूज के लिए कर रहा है। तो तुम्हें भी इतना तो समझदार बनना ही है कि अपने लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है ना। तो अगर तुम्हें कुछ करना है, अगर तुम्हें इस लाइन में जाना है, तो ठीक है, पहले हार्ड वर्क पे करो, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दो, अपनी बॉडी को पकाओ, कुक करो अपनी बॉडी को, जिसे कहते हैं ना, एक मेच्योरनेस लाओ अपनी बॉडी में। एक मेच्योर मसल और एक जो होता है ना न्यूली कुक्ड मसल, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप अभी ओलंपिया में जाओगे, ओलंपिया लेवल पे देखोगे ना, अभी रिसेंटली ओलंपिया हुआ है, तो जो ओलंपिया अभी जीता है वो न्यूली कुक्ड था। जो सेकंड आया वो मेच्योर था। वो उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि लास्ट टाइम वही बना था ओलंपिया जो मेच्योर था। तो मेच्योरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मसल जब तक मेच्योर नहीं दिखेगा तब तक अच्छा नहीं दिखेगा। और उसी चीज को, ये चीजें आपने ये करना है कि हमने अब्यूज नहीं करना है उस चीज को। हमने स्टेरॉइड्स पे ज्यादा अभी ध्यान नहीं देना है। अगर आपने प्रोफेशनली ये करना है, अगर आपने प्रोफेशनल ये बॉडी बिल्डिंग चूज करनी है, ऐसे फिर आप स्टेरॉइड्स के साथ दो। लेकिन देखो, पहले आप अपनी बॉडी पे देखो कितना आपकी बॉडी कर सकती है, नेचुरली कितना कर सकती है। उसके बाद आप इन सब चीजों पे जाओ। जब आपको लग रहा है कि बस अब इससे ऊपर नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद फिर उसके बाद आपको डन। कुछ लेना है। ठीक है ना। जब आपको पता है कि ठीक है, अब ये जो है पैरासीटामोल काम नहीं आ रही, मेरा फीवर नहीं जा रहा, फिर आप एक्स्ट्रा उसके ऊपर मेडिसिन जाओगे, डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर नहीं हो रहा, मेरे को कोई और मेडिसिन दो, फिर होता है। अब पहले ही है भाई, पैरासीटामोल के ऊपर आप इंजेक्शन लेके बैठे हुए हो, पैरासीटामोल क्या करेगी तब। तो ठीक है यही ना। है कि मतलब अगर आपको प्रोफेशनली करना है तब आप सोच सकते हो, अगर नहीं करना तो अपनी लाइफ जियो, वर्कआउट हाँ, करो, खुश रहो। वर्कआउट करो, खुश रहो। एक अच्छा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का वर्कआउट बहुत अच्छा होता है। आप अपने आपको बिल्कुल, फिटनेस के लिए आप वर्कआउट करो। एक बंदा लाइट फील करता है वर्कआउट करके, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो करो। ठीक है, तुम्हें अगर प्रोफेशन में जाना है तो स्टीरॉइड्स है, नहीं जाना तो स्टीरॉइड्स को अवॉइड करो, नहीं लेने चाहिए, बहुत बुरी चीज है। सर, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank सर के साथ हम एक पार्ट 2 भी करेंगे, जिसमें आज तो जैसे हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया स्टेरॉइड्स के टॉपिक के बारे में एंड कैसे यूज़ और मिसयूज़ अकॉर्डिंगली होना चाहिए।
नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और सॉल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कौन सा सॉल्ट किसको रेकमेंड होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, कौन सा सॉल्ट डेंजरस होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो सर, आपको कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं? मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बिग बुल करके, बिग बुल अंडरस्कोर 91, तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। सो आप सर के साथ साथ बोलचाल टीवी एंड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। बाय।